आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास का मौर्य वंश, मौर्य काल। यह जो वंश है यह एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों में ही इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मौर्य वंश तो है बहुत बड़ा। जैसे कि मैं बात करूं तो मौर्य वंश का जो समय था ये 322 या 323 कहीं कहीं बुकों पे मिलता है, वह 185 या 187 ईसा पूर्व तक था। और यह जो मौर्य वंश है इसके संस्थापक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे यह ऐसा माना जाता है कि यह एक शूद्र जाति के थे। किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे। लेकिन आगे चल के बहुत सारी जगहों पर इनके बारे में अलग अलग वर्णन देखने के लिए मिलते हैं। जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। और मौर्य वंश का नाम इन्होंने मौर्य इसलिए रखा था क्योंकि इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक जो कि धनानंद थे या घनानंद थे, उन्होंने इनकी माता पिता और भाई की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। क्या करवा दी थी? माता पिता और भाई की हत्या। अब माता पिता और भाई की हत्या करा दी थी और साथ ही में उस समय एक चाणक्य नाम का व्यक्ति था जिसके पिता की भी हत्या घनानंद ने करवा दी थी। और चाणक्य जैसे गुरु को एक अच्छे शिष्य की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। तो मौर्य वंश का नाम मौर्य इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की माताजी का नाम था मूरा। क्या था? मूरा। इसी कारण मौर्य वंश का नाम क्या पड़ा? मौर्य वंश पड़ा। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो कि संस्थापक थे, उन्होंने चाणक्य की मदद से क्या की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य का नाम भी चाणक्य क्यों पड़ा, यह क्वेश्चन आता है। या उनके पिता का नाम पूछा जाता है तो उनके पिता का नाम था चाणक्य। और चाणक्य के अन्य नाम जो थे वह थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त थे। जब घनानंद ने चाणक्य के पिताजी की हत्या कर दी थी तो चाणक्य को भी ये लगा कि मेरी भी हत्या ना हो जाए, तो उन्होंने अपना नाम बदला और फिर उसके बाद तक्षशिला में जाके उन्होंने क्या करी? शिक्षाएं ग्रहण की। अब मध्य प्रदेश के परिदृश्य में जो मौर्य वंश देखने के लिए मिलता है, हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में याद करने की कोशिश करते हैं। मौर्य वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था अशोक। कौन था? अशोक। ऐसा कहा जाता है पुरानी श्रुतियों के अनुसार कि अशोक जो थे यह दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते थे, लेकिन यह अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। इनकी माँ का नाम था सुभद्रांगी। क्या था? सुभद्रांगी। ठीक है। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार तो कुछ महिलाओं ने इनके ऊपर टीका टिप्पणी कर दी इनके स्वरूप को लेके, तो इन्होंने उन्हें जिंदा जला दिया था। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या साक्ष्य मिले हैं अशोक से लेके और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अवंती जो कि अभी उज्जैन में वर्तमान के नाम से फेमस है, यहाँ के राज्यपाल थे अशोक। और यह उस समय मगध के अंडर में था। किसके अंडर में था? मगध के अंडर में था। मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन को कैसे याद करेंगे? क्योंकि देखो पाटलिपुत्र, पुत्र कैसे होते हैं? उद्दंड होते हैं। कैसे होते हैं? उद्दंड होते हैं। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? उदयन ने की है। अब जो इनके पिता थे बिंदुसार, उन्होंने इन्हें भेजा था राज्यपाल बनाकर उज्जैन का। जब ये उज्जैन आ रहे थे तो विदिशा में उस समय व्यापारियों को कहा जाता था श्रेष्ठी। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि गुप्त काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। और श्रेष्ठी का तात्पर्य है व्यापारी। तो व्यापारी की पुत्री श्रीदेवी, क्या नाम है इनका? श्रीदेवी। और अगर वहीं पे आप महाबोधि वंश, मतलब ऐसा ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये श्रीदेवी का नाम जो आपको देखने के लिए मिलता है वैदिश महादेवी। वैदिश का मतलब विदिशा की और महादेवी इनका नाम। ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि अशोक की जो पत्नी थी विदिशा की,
उनका नाम क्या था? श्रीदेवी। और यह जो थी एक शाक्य कुल की थी। कौन से कुल की थी? शाक्य कुल की थी। इनसे अशोक को 2 संतानें हुई। एक का नाम है महेंद्र और एक का नाम है संघमित्रा। कौन, क्या क्या नाम है? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को दोनों ने अशोक ने कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अब आप सभी को पता होगा 261 कब की बात हो रही है? 261 ईस्वा पूर्व में। यह जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 261 में कलिंग का वॉर हुआ था। कौन सा वॉर हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है? कलिंग वर्तमान में स्थित है उड़ीसा में। कलिंग का वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि अशोक का जो साम्राज्य था यह बहुत विस्तृत था और एक तरह से देखा जाए कि इसका व्यापार भी भारत में बहुत जगहों पर होता था। दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर रोम तक फैला हुआ था। उड़ीसा में इन्हें क्या मिलता? बंदरगाह। और बंदरगाह मिलता तो वहाँ पे क्या कर पाते? ये निर्यात कर पाते और इनके शासन में क्या आती? आर्थिक समृद्धि आती। अब यह आर्थिक समृद्धि को पाने के लिए 261 में इन्होंने क्या किया? युद्ध किया कलिंग से और भयंकर मारकाट किया, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और इस हृदय परिवर्तन के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, इन्होंने एक बौद्ध संगीति भी कराई थी। उस संगीति के बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। अभी जो मध्य प्रदेश के परिदृश्य से इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। तो उज्जैनी के गवर्नर कौन थे? अशोक। तो क्वेश्चन आता है कि अशोक का संबंध कहाँ से है? तो उज्जैन से है, जो कि सहायक ग्रेड 3 के पेपर में पूछा जा चुका है। सांची और विदिशा अशोक के समय जो थे यह धार्मिक केंद्र थे और ऐसा माना जाता है कई अनुश्रुतियों में कि सांची के जो स्तूप की स्थापना हुई थी वह इनकी पत्नी श्रीदेवी के ही कहने पे अशोक ने की थी। और यह एक ऐसा स्तूप है जो कि ईंटों से निर्मित है। किससे ईंट निर्मित है? ईंट से निर्मित है। श्रीदेवी के कहने पर सांची स्तूप की स्थापना की थी। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है बेटा? तो सांची का स्तूप स्थित है रायसेन में। कहाँ स्थित है? रायसेन में। ट्रेलर जनरल ट्रेलर ने 1818 में इसकी क्या की थी? खोज की थी, सांची के स्तूप की। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? जब बात करे जाए पैंथलर को बोल देते हैं अपन क्या? पैंथर, टाइगर, चीता, है ना। टाइगर चीता क्या करते? शिकार की खोज। तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पैंथलर ने की थी। और उसको पढ़ने के लिए आपको एक सिद्धांत बनाना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ा किसने? तो प्रिंसिप। किसने पढ़ा? जॉर्ज प्रिंसिप ने पढ़ा था। अब यह जो सांची के स्तूप बने थे, सांची में स्तूप बना था, इसके चारों ओर जो तोरण द्वार लगवाए थे वो किसने लगवाए थे? पुष्यमित्र शुंग ने लगवाए थे। पुष्यमित्र शुंग जो है यह वास्तव में ब्राह्मण वंश की इन्होंने स्थापना की थी, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक पहले भगवत धर्म को मानने वाले थे और बाद में ये किसको मानने लगे? बौद्ध धर्म को मानने लगे। लेकिन इन्होंने आजीवक संप्रदाय को भी संरक्षण दिया था और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। तो कुल मिला के आप यह कह सकते हो कि कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक का सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता थी वह बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन जब यह देखा गया कि ब्राह्मण वंश को ऐसा प्रतीत हुआ, जो कि पुष्यमित्र शुंग यह सेनापति था वहद्रथ आखिरी मौर्य वंश के संस्थापक थे। बच्चों यह क्वेश्चन आता है, संस्थापक नहीं शासक, यह क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कौन थे? वहद्रथ। अशोक के कुछ शिलालेख मध्य प्रदेश में मिलते हैं जिसे हमें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुर्जरा का दतिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? गुर्जरा का दतिया का शिलालेख। इसमें अशोक का नाम देवना प्रियदसी मिलता है। क्या मिलता है? देवानाम प्रियदसी मिलता है। एक है रूपनाथ का अभिलेख जो कि सीहोर में मिलता है, सिहोरा में मिलता है। सिहोरा कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। एक है पान गुड़रिया का अभिलेख जो कि सीहोर में मिलता है। सारू मारू, यह क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप 4 के पेपर में। तो सारू मारू
का जो अभिलेख है वह कहाँ मिलता है? सीहोर में मिलता है। सांची का स्तूप आपको पता है रायसेन में मिलता है। सांची में शिलालेख भी है। ठीक है, आगे देखा जाए तो मौर्य उत्तर काल मतलब मौर्य वंश के बाद जो समय आया, कौन सा वंश आया? शुंग वंश। कैसे? इसके बारे में हमें पता चलता है किससे? बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र से। किससे पता चलता है? बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र से पता चलता है और पुराणों से भी पता चलता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक वहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसका सेनापति था, शुंग वंश की स्थापना की। इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बहुत मारा काटा, बहुत संहार मचाया और फिर से हिंदू धर्म और भगवत धर्म या ब्राह्मण वंश की स्थापना की पूरे भारत में। और यह मध्य प्रदेश में विदिशा में को अपनी राजधानी बनाया और अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल बनाया। तो आपको यह भी पता होगा कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ठीक है, सांची के स्तूप में आजू बाजू क्या लगवाए इन्होंने? तोरण द्वार लगवाए थे। और इसी तरह शुंग के शासक कुछ अन्य शुंग शासकों ने, जो सतना में भरतहुत स्तूप मिला है, ठीक है, सतना में कौन सा स्तूप मिला है? भरहुत स्तूप मिला है। इसके आजू बाजू भी तोरण द्वार किसने लगवाए थे? शुंग वंश के राजाओं ने लगवाए थे। शुंग वंश में एक बहुत परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था भागभद्र। क्या नाम था? भागभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। भागभद्र के समय में एक यमन दूत आए थे जिनका नाम था हेरियोडोरस। ये हेरियोडोरस वही हैं जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में भारत में बताया और यहाँ पे एक स्तंभ लगाया जिसे गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है और भगवत धर्म के बारे में जानकारी जहाँ से मिलती है। तो गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? विदिशा में। हेलियोडोरस का स्तंभ किसे कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ को। कहाँ पर है ये? विदिशा में है। किसके समय में आया था? भागभद्र के समय में आया था। कहाँ से आया था? यवन से आया था। अब यवन या यूनान, तो इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो कि सनातन धर्म है वह भारत का नहीं है, वह यवन से आया हुआ है, यूनान से आया हुआ है। अब कुछ बात करते हैं भरतहुत स्तूप की। तो यह सतना में स्थित है और अशोक ने इसका निर्माण कराया था। कनिंघम ने इन्हें खोजा था 1873 में और वहीं पे सांची के स्तूप को कब खोजा गया था? टेलर के द्वारा 1818 में। और शुंग काल में इसमें क्या लगाए गए? तोरण द्वार लगवाए गए। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है बेटा? रायसेन में स्थित है। हम बार बार देख चुके हैं। टेलर ने 1818 में इसे खोजा था, अशोक ने इसका निर्माण कराया था और पुष्यमित्र शुंग ने इसके तोरण द्वार लगवाए थे। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया था? मौर्य वंश के वहद्रथ जो कि अंतिम राजा थे उसे मारकर शुंग वंश की क्या की थी? स्थापना। अच्छा, वहद्रथ की हत्या क्यों की गई थी? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। कोई भी जो इतिहास में साम्राज्य होता है वो तो ज़्यादा ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना ही ज़्यादा कठोर होना चाहिए। अब जो कि हुआ क्या था कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म अपना लिया था, भेरी घोष से धम्म घोष अपना लिया था, तो धम्म क्या था कि उन्होंने बौद्ध धर्म से शिक्षा ली और एक नए मत का क्या किया? संपादन किया, जिसे धम्म के बारे में, जिसे धम्म कहा गया। अब उसमें क्या था? उसमें था बड़ों का आदर करना, छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, दान करना, जीवन स्तर सुधारना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, झूठ ना बोलना, सत्य भाषण देना, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। ज़रूरत पड़ने पर ही यह युद्ध होता था, लेकिन बड़े स्तर पे कहीं पे भी कोई युद्ध नहीं होता था। मौर्य वंश की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ का जो दंड व्यवस्था थी वह मृत्यु दंड तक का प्रावधान था, जिसके कारण यहाँ पे अगर कोई महिला बूढ़ी रात में सोना चांदी या गहना लेके रात में भी निकलती थी जंगलों में तो उसे कोई नहीं लूटता था, क्योंकि वो मृत्यु दंड का भागी होता था। परंतु क्या हुआ? धम्म के बाद, कलिंग युद्ध के बाद पूरा मौर्य वंश धम्म के रास्ते पर चलने लगा और इनकी नीतियाँ थोड़ी कमज़ोर हो गई।
ये बहुत ज़्यादा सहिष्णु हो गए। इसके कारण सही तरीके से न्याय व्यवस्था ना हो पाना, और न्याय होना भी तो उचित दंड ना मिल पाना, इस मौके का फायदा उठाया था किसने? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उठाया था, और बृहद्रथ की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कि हिंदी यूनानी शासक मेनांडर, यह जो है विदेशी आक्रमण हुए थे मौर्योत्तर काल में, मेनांडर एक आए थे। इनके बारे में डिटेल में हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये आ चुका है कि मेनांडर के सिक्के भारत में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में कहाँ मिले हैं? तो बालाघाट में मिले हैं। भेड़ाघाट एवं सांची में कुषाण वंश, कुषाण मतलब कनिष्क के वंश के लेख मिले हैं, जो कि बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण हैं। अब जो वंश आता है वह आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। सा से सातवाहन, सा से सिमुक। इनकी राजधानी थी अमरावती, और इनमें एक बहुत महान राजा हुए गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी माता का नाम था इनकी, शतकर्णी इनका खुद का नाम था। और यह जो वंश था यह मात्र सत्तात्मक था। माता की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी, महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी यह बहुत महान शासक थे सातवाहन के। सीसे के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे? सातवाहन वंश ने चलवाए थे। शतकर्णी ने मालवा के पूर्वी हिस्सों पर राज किया था, और उज्जैन से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सातवाहन वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उज्जैन से प्राप्त हुए हैं, सांची से प्राप्त हुए हैं, मतलब वो इलाके जो कि मालवा से संबंधित हैं। मेनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी ने 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक मालवा क्षेत्र में क्या किया था? शासन किया था। यहाँ खत्म होता है सातवाहन वंश। जय हिंद।